हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये है हमारा एक न्यूमेरिकल सेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के और आपका जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि प्रीवियस सेशन में भी हमने किया था। इस सेशन में भी हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखते हैं, हमारा ये सेशन है बेस्ड ऑन किस पे? न्यूमेरिकल्स पर। ठीक, सेशन सेकंड है, चैप्टर नंबर 1 है, अभी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपका दिया हुआ है। लेक्चर नंबर टोटली आपका 6 है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर पे लिखा है टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l. What is the equilibrium separation between what is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical? इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये देखा जाए तो अभी तक जो है, अभी तक ये जनरली जो है एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है थोड़ा समझिएगा। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हमें दिया हुआ है कि एक आपके पास क्या है यहाँ पर, समझ लीजिए कि कुछ थ्रेड के थ्रू आपने यहाँ पर कुछ दो बॉल्स को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग बॉल्स हैं, उन दोनों को आपने क्या किया हुआ है? थ्रेड के थ्रू पकड़ा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा हल्का सा बनाना पड़ेगा ऐसा, उसके पीछे लॉजिक आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, दो बॉल्स हैं, कितनी है? दो। ये बॉल, अभी फिलहाल में ये जो बॉल्स हैं, अपन ने बोला ये दोनों टेनिस बॉल जो है वो यहाँ रखी हुई है। ठीक, थ्रेड के थ्रू आपने इनको क्या किया है? हैंग किया हुआ है। अच्छी बात है ना, सीलिंग से आपने हैंग कर दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों बॉल जो हैं, इन दोनों बॉल, ये आपकी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन ये है। अब आप क्या करते हैं, दोनों का मास भी ध्यान रखते हैं। दोनों का मास कितना है? m मास है दोनों का, और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो आपने कितने दिए हैं? q चार्ज दिए हैं। जब आप इन दोनों को Q चार्ज प्रोवाइड करोगे, जब इन दोनों का आप Q चार्ज दोगे, तो मुझे बताइए ये जो डायग्राम है, ये जो आपके पास बना हुआ है, ये कैसा हो जाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब जो है नई जो कंडीशन आएगी वो ऐसी आएगी कुछ, ये आपकी क्या हो गई? वो सीलिंग हो गई। ठीक, और आपके दोनों चार्जेस जो हैं, आपके दोनों बॉल्स, या चार्ज भी मान सकते हैं, बॉल बोल दीजिए उसको डायरेक्टली। ये जो बॉल है ये कैसी हो जाएंगी? ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। आप कहेंगे सेपरेट क्यों होगी? सेपरेट इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। ठीक, और वो फोर्स कौन सा होगा? तो वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स। क्यों रिपल्सिव फोर्स होगा? क्योंकि दोनों पर जो आपने चार्ज दिया था वो कितना दिया था? वो आपने क्यू चार्ज दिया था, और अगर आपने क्यू चार्ज दिया है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो एक पे फोर्स लगेगा इधर और एक पे फोर्स लगने लगेगा इधर। अब आपने कहा कि इनका एक इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है? इक्विलिब्रियम। तो हम उनके इक्विलिब्रियम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आपने कहा कि इनके दोनों के बीच में कुछ इक्विलिब्रियम है, और हम इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को x मान लेते हैं कि x पर इसका इक्विलिब्रियम आया होगा। तो क्या ये वाली डिस्टेंस जो है ये x/2 हो जाएगी? यस, ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? x/2। दोनों थ्रेड की लेंथ आपको दी हुई है, l है, ये आपने दोनों थ्रेड की लेंथ ले ली। दोनों थ्रेड सेम लेंथ के हैं, सेम मास के हैं, सेम चार्ज दिए गए हैं बॉल्स को। तो बॉल को जब सेम चार्ज देंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों रिपेल करेंगी तो दूर भागेंगी। अब यहाँ से आप फोर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर इनका रिपल्शन हो रहा है तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा इसके ऊपर k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में x डिस्टेंस है तो स्क्वायर। कैसे लिख लिया? ऐसे लिख लिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है k इंटू पहले पे चार्ज इंटू सेकेंड पे चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको आप लिख सकते हैं k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आई यहाँ तक बात? अब हमें यह भी बोला गया है कि जब ये दोनों बैलेंस में आती है तो एक स्मॉल एंगल थीटा यहाँ बनाती है। स्मॉल एंगल बनाना चाहिए, ये तो केवल समझाने के लिए आपको दिया है ना। स्मॉल एंगल बनाती है। क्या बनाती है? स्मॉल एंगल्स। मुझे बताइए, अगर कोई बॉल कहीं पर हैंग कर रही होगी तो क्या उसका mg नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा? क्या उसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। अगर उसका mg नीचे की तरफ एक्ट करता है तो स्ट्रिंग जो होगी, जो ये जो आपका धागा है, जो जिससे स्ट्रिप से या इससे आपने जो थ्रेड से बांधा हुआ है, इस थ्रेड में क्या जाएगा? टेंशन। इस थ्रेड में क्या जाएगा? टेंशन जाने लगेगा।
तो जरा बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये अगर थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। अब इस हिसाब से इस टी के कंपोनेंट करना पड़ेंगे। टी के जब आप कंपोनेंट करोगे तो टी का एक कंपोनेंट जाएगा इधर, और वो टी का एक कंपोनेंट कितना होगा, तो वो होगा टी और एंगल जिसके साथ लगा हुआ तो कॉस थीटा, ठीक है, और जिसके साथ एंगल नहीं है तो वो हो जाएगा टी साइन थीटा। इस टी का भी एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, एंगल इसके साथ है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है क्या ये बात? ये डायग्राम बनने वाला है इस छोटे से डायग्राम का पूरा पिक्चर। ये अगर समझ में आया आपको तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ, सबसे पहले फिर से समझते हैं। एक आपको क्या दिया है, एक सीलिंग दी है, उससे आपने दो बॉल को लटका दिया है। दोनों बॉल जो है वो आपको लिखा है टेनिस बॉल्स हैं, दोनों के मास m है, चार्ज q दिए हुए हैं, लेंथ जो है वो कितनी है, l है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि इस पे जब आप दोनों पे चार्ज देते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि अगर QQ चार्ज दिए तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सिव फोर्स का हमने वैल्यू लिखी। देन दोनों मास अगर mm दिए है तो दोनों का mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। दोनों की बैलेंसिंग की जो आपकी इक्वेशन आई है वो बैलेंस कहाँ पर हो रहा है, तो x डिस्टेंस पर बैलेंस हो गई है, और एंगल कितना बनाती है, तो थीटा, जो कि बहुत छोटा एंगल है। स्ट्रिंग में या इस थ्रेड में क्या जाएगा, टेंशन जाएगा। हमने कहा है कि टेंशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, टेंशन का आप कंपोनेंट कर सकते हैं, है ना, आप समझते हैं वेक्टर में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जिसके साथ में एंगल होता है उसमें टी कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन थीटा। इसका टी कॉस थीटा जिसमें एंगल है और जिसमें एंगल नहीं है वो साइन थीटा। क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है कुछ कुछ, जैसे हम यहाँ से समझें अगर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा और mg बराबर हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं फ्रॉम डायग्राम, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इतना लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी फ्रॉम डायग्राम क्या मैं बोल सकता हूँ कि टी कॉस थीटा जो आया इज इक्वल्स टू mg। और क्या ऐसा भी बोला जा सकता है कि साइन थीटा जो है वो f के इक्वल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू f विच इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या हो गए, दोनों ये टेंजेंट के जो दोनों कंपोनेंट थे उनको आपने लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम यहाँ से 2/1 कर देते हैं ऑन 2 डिवाइडिंग बाई 1, तो ऊपर आ जाएगा टी साइन थीटा और नीचे आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन हो जाएगा, mg। ठीक, t से t कैंसिल आउट। साइन बाई कॉस क्या होता है, तो वो होता है टेन थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, अब ये जो आपका टेन थीटा है, अगर कंडीशन जो हमें दी हुई उसी को यूज करेंगे। कंडीशन ये है कि इफ द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल देन, अगर एंगल बहुत छोटा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टेन थीटा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी ज्योमेट्री में आता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में आता है, हम लोग पहले 9th-10th में भी इसको पढ़ चुके हैं। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, लेकिन होता है। और ये दोनों जो हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो जरा इस वाले पार्ट में साइन थीटा अगर अप्लाई करें तो ये है थीटा, इसको मैं अलग से बनाकर बता देता हूं। ये है आपका थीटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है x/2 और ये वाली लेंथ है l। तो साइन थीटा अगर लिखना हो तो साइन थीटा कितना होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका परपेंडिकुलर है x/2 और हाइपोटेनियस कितना है, l। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बराबर x/2 इंटू l। वही वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देंगे, x/2 इंटू l विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू x/2l। ठीक, और उसको यहाँ टेन थीटा के बराबर में रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से उठाकर। तो हमारा x/2l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर की। किसकी चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब सॉरी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। हमें यहाँ पे जो चाहिए वो क्या क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम सेपरेशन को अपन ने एक्स माना हुआ है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालना है। अगर tan थीटा की जगह रखा तो ये इधर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स को इधर ले जाओगे तो, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइडेड बाई एम जी। और अगर x की वैल्यू इंडिविजुअल निकालना है तो x कितना हो जाएगा? तो वो क्यूब रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइडेड बाई एम जी। समझ में आई बात, है ना। ये कैसे कर दिया सीधा हमने? तो ये आपको पता है, ये पावर 3 ये तो इधर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल्स टू के इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइडेड बाई एम जी की पावर 1/3। दोनों बातें सही हैं। ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 30,30 सेंटीमीटर ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8 नैनो कूलम एट द ओरिजिन इन न्यूटन पर कूलम इज। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसकी बात करूं क्या गिवन डेटा है, तो गिवन मुझे क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन मुझे एक दिया हुआ है उन्होंने Q विच इज -8 नैनो कूलम विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नैनो का मतलब -9 होता है। ठीक है, ये बात है ना। अब ये जो है और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इन्होंने 30,30 सेंटीमीटर। ये आर दिया हुआ है एक्चुअल में, इस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए हैं और निकालना है हमें। जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या मुझे के पता है? हाँ पता है। क्या मुझे क्यू भी पता है? हाँ पता है। क्या मुझे आर पता है? आर यहाँ नहीं पता है। तो आर नहीं पता है तो आर को अलग फॉर्म में दिया है। आर को जब इस तरीके से दिया जाता है तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और है ना ये एक्स वाई हो गए। और इस पर कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर विच इज 30,30। ठीक, मतलब x में भी कितना है? x में भी 30 है। y में भी कितना है? y में भी ये 30। ये बात हुई, है ना। तो अब मुझे निकालना है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि मुझे r चाहिए सिंगल, ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो अगर मैं ये r की वैल्यू लिखूं तो r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, और इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 × 900, 2 × 900। ठीक, जिसकी अगर वैल्यू और निकाले तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ 42.42 सेंटीमीटर आती है। कितनी? 42.42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात है ना। तो अब क्या कर सकते हैं आप? आपको यहाँ पर r मिल चुका है। क्या मिल चुका है? r। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ इंटू 8 × 10⁻⁻⁹, है ना, माइनस का और है ये, और डिवाइडेड बाई 42.42 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल में आपका आंसर ये आएगा। मैं निकाल के बता देता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, फिर मैं इसको एक तरीके से और करूँगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके दो तरीके होते हैं ना। इस क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, और ये बन रहा है 72 माइनस का 72 डिवाइडेड बाई 42.42 का स्क्वायर है, ये आएगा 1799 अप्रॉक्स। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अपन ने किया ही था
तो 72 डिवाइडेड बाई 17 या 1800 कर देंगे तो 0.04 न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये स्केलर फॉर्म में निकाला। किस में निकाला? स्केलर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन का ना एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। क्या होता है? वेक्टर फॉर्म। वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक और बार सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखना, ठीक। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन? ये दिया हुआ है कि हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यू कितना दिया है? तो -8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम दिया हुआ है। नैनो को डायरेक्ट लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स जो हैं आर जो दिया है वो कितना दिया? 30,30। अब सभी बच्चों को पता होगा कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो x को दिखाती है और ये वाली जो वैल्यू है वो y को दिखाती है। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको कि आपके पास ये कुछ इस तरीके से है कि ये है आपका पॉइंट, ये है आपका पॉइंट विच इज़ 30,30, ठीक है ना। ये आपका x डायरेक्शन हो जाता है और ये हो जाती है आपकी y डायरेक्शन। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या x डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो उसको मैं i कैप लिखता हूं और y डायरेक्शन को देखूं तो मैं j कैप लिखता हूं क्या? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? i कैप और इधर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा j कैप, ठीक। ये हो ही जाता है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखा जा सकता है? ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ, ये लिखा जा सकता है 30i प्लस 30j, 30i प्लस 30j, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख दिया? मैंने अभी आपको समझाया कि इसको हम लिखते हैं किससे? इसको हम लिखते हैं हमारे वेक्टर वाले फॉर्म से। ये आपका वेक्टर हुआ। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है KQ/r² इंटू आर कैप। याद आ चुका होगा आपको, शायद आप इस बात से भली भांति परिचित है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक। अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो बस अब आपको यहाँ से क्या करना है? वैल्यूज निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? आपको यहाँ पर आर की वैल्यू निकालना पड़ेगी, आर कैप की। आर कैप कितना होता है? आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर या मॉड आर। मैंने ये आपको पहले पढ़ाया है, ठीक। थ्योरी क्लास देखें, उसमें ये बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आपसे आर वेक्टर निकालने को बोला जाए तो आर वेक्टर आपके पास क्या है? आर वेक्टर है आपके पास 30i, अभी आपको बताया 30i प्लस 30j, और मैंने थोड़ी देर पहले पिछले वाले उसमें निकाला था √30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आर निकाला था। ऐसे निकालते हैं। तो ये कितना आया था? ये आया था 42.42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर हो गया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर शायद ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ भी आएगा, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका। अब बस आप वैल्यू प्लेस करें और आंसर निकाल लें। कितनी रखेंगे वैल्यूज़? यहाँ वैल्यू रखो E बराबर K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, अब हमारा आर कैप, आर वेक्टर आ रहा है। आर वेक्टर कितना है? आप उसको कहेंगे 30i प्लस 30j डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे? एक तो आर स्क्वायर है, क्या है? आर स्क्वायर विच इज 42.42 का स्क्वायर, और नीचे फिर से एक बार क्या आ गया था? नीचे हमारा ये आर और आ गया था, जिसको आप लिख सकते हैं 42.42, ठीक। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर, है ना, आपको, ताकि आप सॉल्व करिएगा इसको। इसका आंसर आता है, ये माइनस अगर यूज़ करें यहाँ पर तो -200√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। आप इसको पूरा कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें। मे भी अगर आप बोलेंगे तो मैं करके बता देता हूँ इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आता है -282
0.8 इंटू आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन पर कूलम। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक, दोनों में से कुछ भी हो आप आंसर समझ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में निकाला तब आया है ना, वेक्टर फॉर्म में निकालते तो ऐसा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको अगर करने की कोशिश करोगे तो देखो बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो होमवर्क दे देता हूँ, पर रहने दीजिए। क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 0.009 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्यू दिया हुआ है। हमें आर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, आर हमें दिया हुआ है √2, √7, 0। ठीक, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट दैट पॉइंट। तो हमें पहले इस r का क्या निकालना पड़ेगा, r की डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगी। और वो r की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो r की डिस्टेंस निकलेगी कुछ इस तरीके से। √2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, चलिए √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0, चलो लिख दो वो भी, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर। 2 और 7 कितना होता है, तो 9 होता है, विच इज इक्वल्स टू 3। तो r की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3। मीटर में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई आर स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना दिया है, 0.009 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई कितना, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 10⁻⁻9 ये -6 -9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी वो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी E बराबर 9 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर छोटा सा था बिल्कुल, है ना। ठीक, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था। नेक्स्ट, a point charge of 100 microcoulomb is placed at इतना, find the electric field intensity due to this charge at a point located on या at इतना। अच्छा, ये सब कैप है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, होगा कैप बना नहीं है। ठीक, IJ जब भी आ रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या लिखा है कि अगर मेरे पास एक XY वाला प्लेन भी होता, मान लो क्या होता मेरे पास, ये रहा X और ये रहा Y, या उल्टा, ये रहा X ये रहा y। इनिशियली 3 और 4 पर ऑलरेडी एक हमें पॉइंट दिया गया है 3i + 4j। यहाँ पे कौन रखा है, यहाँ पर रखा है q। कौन रखा हुआ है, यहाँ पर q रखा हुआ है। और मुझसे पूछ क्या रहा है, 9 और 12 पर यहाँ पर ये 9i + 12j पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अगर ऐसा निकालना हो तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, केवल डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस मिल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको फिर उसके बाद फॉर्मूला पूरी बात मालूम है। गिवन क्या क्या है तो हम लिख देते हैं, गिवन हमें चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। कितना है, 100 माइक्रोकूलम। पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, 3i + 4j। ये आपका पॉइंट है जहाँ पर क्या रखा हुआ है, Q। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूँ, इससे मुझे किसी एक दूसरे पॉइंट पर जो कि है 9i + 12j पर, 9i + 12j, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले इन दोनों का जब मुझे r निकालना होता है तो ध्यान रखिएगा, r वेक्टर जो निकलेगा या r कैप जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा इन दोनों को माइनस करके। तो क्या हो जाएगा, 9i - 3i प्लस ये कितना है 12j। अच्छा, j से j माइनस होता है, i से i ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इट इज़ 6i + 12 में से 4 गया तो 8j। ठीक है, ये आपका r वेक्टर आ गया। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की मुझे r चाहिए होता है, तो r क्या हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 6 का 36, 64, 36, 64, 100। तो r की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। अब किस में दी है, मीटर में, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²।
K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ Q कितना दिया है 100 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶। R कितना निकला 10 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, -6 का +6 हो जाएगा तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच मतलब कॉन्सेप्ट वही है, आपको आर ही चाहिए पर किस तरीके से निकालते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट अलग अलग दे दिए तो उन दोनों को माइनस करिए, है ना, उन दोनों को डिस्टेंस निकालिए। मैंने वहाँ पर ये भी वही समझाया और यहाँ पर भी यही समझाने की कोशिश की और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये भी थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, ये मैंने समझाने की मैं आपको यहाँ पर समझाने की कुछ कोशिश करूँगा, इससे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पहले तो ये फोर्स का है, पढ़ते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, है ना, तीनों चार्जेस जो दिए हैं वो Q1, Q2, Q3 जो हैं वो क्या है, Q हैं। एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, इक्विलेटरल है, सबकी साइड L दी है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। मतलब हमें यहाँ पर एक Q दिया गया है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, Q दिया गया है, जिसका साइन जैसे हमारे Q है वैसा ही है। थोड़ा सा इस डायग्राम को क्यों ना हम एक बार और बनाकर देखें। इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए। ठीक, हमें यहाँ पर भी Q दिया हुआ है, तीनों चार्जेस बराबर दिए, यहाँ पर भी Q दिया हुआ है, यहाँ पर भी Q दिया है, और जो वर्टाइसेस होते हैं, है ना, उससे सामने परपेंडिकुलर डालो, उससे सामने क्या करो, परपेंडिकुलर डालो, जहाँ पर इनका क्रॉस सेक्शन पॉइंट आ जाए, क्या आ जाए, जहां इनका क्रॉस सेक्शन पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट, वो कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, मैंने मान लिया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लिया, थोड़ा सा याद रखने लायक होगा आपके लिए, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और ये आपका D पॉइंट हो गया, और ये आपका C पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको कुछ लेंथ्स जो हैं वो ध्यान रखना पड़ेंगी। लेंथ क्या ध्यान रखना पड़ेगी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज AC, व्हाट इज AC, तो आप याद रखना इट इज A/√3। AC की लेंथ कितनी होगी, A/√3, और AC जितनी ही BC की और CD की भी लेंथ होगी। हमने कहा AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू DC, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, एक चीज वहीं पर अब मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज, ये पॉइंट बनाना पड़ेंगे, ये पॉइंट बना देते हैं। जैसे हमने इसको बोल दिया, ये पॉइंट P हो गया, ये वाला पॉइंट Q हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट Q हो गया, और ये वाला पॉइंट हमने R ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, सभी लेंथ कितनी है, L, सभी लेंथ कितनी है, L। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज CP, तो आप कहना इट इज L/2√3। ठीक है, ये बात है ना, ये वाली जो CP है ये कितनी हो जाती है, L/2√3। तो जितनी CP है उतनी ही CP होगी, उतनी ही CQ भी होगा, उतना ही CR भी होगा, ध्यान रखें। ठीक, ये आपको किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में याद होना चाहिए। वैसे ये चीज़ कैसे आई, अगर कोई जानना चाहता है तो मैंने ऑलरेडी जो फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले हमें बेसिक नॉलेज जो चाहिए होता है, बेसिक मैथ्स, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर जाकर इसको चेक कर लें, पूरा डिराइव करके बताया कैसे आता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखें, आपको पेपर में डिराइव नहीं करना है। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें हम लिखना चाहते हैं फोर्स। क्या लिखना चाहते हैं, फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है। क्या निकालना, फोर्स। तो यहाँ पे रखा हुआ है एक Q चार्ज। क्या रखा है, Q चार्ज। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये बात, फोर्स किधर लगेगा, इधर। ये फोर्स कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स आप कहें फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक, दूसरा आप देखें यहाँ पे कि हमारा ये Q है पॉजिटिव, और इस वाले पॉइंट पे भी क्या है, Q पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो एक फोर्स लगेगा, वो इधर जाएगा,
और अगर ये भी Q पॉजिटिव है और ये भी Q पॉजिटिव है तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर जाएगा और इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी F ऑन C ड्यू टू B और ये हमारा हो जाएगा F ऑन C ड्यू टू D। ठीक, तो ये तीन फोर्स आए। अब इन तीनों फोर्सेस को मैं आपको बनाकर यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। ये पॉइंट था हमारा C पॉइंट। कौन सा पॉइंट था हमारा, सेंट्रोइड पॉइंट था। सेंट्रोइड से एक फोर्स लगा नीचे की तरफ विच इज FCA, एक फोर्स लगा इधर की तरफ, ये जो कि हमारा लग रहा है FCB, ठीक, और एक फोर्स लगा इधर की तरफ विच इज FCD। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, एंगल की बात आती है क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, तो ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ जो होंगी, ये वाली वैल्यूज़, ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और अगर कहीं एक जगह आपको लिखना हो कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर आ रही हैं और किसी ट्राइंगल के लिए, तो तीनों कितनी हो जाएगी, 120, 120 एंड 120। ठीक है ये बात, ठीक। अब नेट फोर्स निकालो C पर। क्या निकालो, नेट फोर्स। पहले ये देख लो कि फोर्स कितना होगा। भाई साहब फोर्स CB में अगर लिखूं यहाँ पर K इंटू Q डिवाइडेड बाई CB का स्क्वायर, चलेगा, ठीक, C और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अगर CA लिखने को बोले तो मैं लिख रहा हूँ K इंटू Q डिवाइडेड बाई CA का स्क्वायर। और अगर CD लिखने को बोले तो मैं लिख रहा हूँ K इंटू Q डिवाइडेड बाई CD का स्क्वायर। ठीक, तो अगर ये लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये हम लिख सकते हैं तो जरा ध्यान से देखें, क्या ये तीनों फोर्सेस आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या ये तीनों फोर्स आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि K Q कांस्टेंट, ये भी CA CB और CD, CA CB और CD आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि F इक्वल्स टू FCA बराबर FCB बराबर FCD इज इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई, दोनों तीनों में से जो भी डिस्टेंस आपको लेना है आप ले सकते हैं, L/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक, अब आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, लेमीज थ्योरम। ठीक, लेमीज थ्योरम वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि अगर किसी एक पॉइंट पर, ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, ये एंगल यहाँ पर अल्फा है, ये वाला एंगल यहाँ पर बीटा है और ये वाला एंगल यहाँ पर गामा है। 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। तो लेमीज थ्योरम जो बोलती है, लेमीज थ्योरम जो यहाँ से बोलती है वो बोलती है F1 बाई उसके सामने का साइन वाला एंगल, F1 के सामने अल्फा है, फिर लिखो F2 बाई सामने वाला एंगल मतलब साइन बीटा, और फिर होता है F3 इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये लेमीज थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है ये, लेमीज थ्योरम। ठीक, इसको आप ऐसे ही इन जनरल पॉइंट पे भी याद रख सकते हैं, मैथ्स में आती है। और इसका यूज़ क्या है यहाँ पर, तो यूज़ ये है कि अगर मेरा ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर ये यहाँ पर मैं ऐसा देखता हूँ कि तीनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर आ गए, कितने आ गए, बराबर आ रहे तीनों फोर्सेस, और किसी पॉइंट पर अगर तीन फोर्स बराबर आ जाएं, ऐसे ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे और ऐसे, ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या है, बराबर हैं। तीनों फोर्स की वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की देखें तो ये वाले एंगल तीनों भी क्या है, आपस में बराबर हैं। और अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इनका जो नेट निकलेगा एट पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था, C। द नेट फोर्स
ऑन सी इज 0, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी आप बोलो 0 कैसे हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं करके बता देता हूं। ये देखो, ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये टोटल 90 है और ये 120 है, तो ये हो जाएगा 60, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60। इसका एक फैक्टर आएगा f cos 60, और इसका भी एक फैक्टर इधर जाएगा, हो जाएगा f cos 60। इसका एक फैक्टर इधर आएगा f sin 60, और एक फैक्टर जाएगा इधर की तरफ f sin 60, ठीक। f sin 60 से f sin 60 कैंसिल आउट। इन दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे तो ये बन जाएगा 2f cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f इंटू 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इसका मतलब ये आया f। हमारे पास रिजल्टेंट जो एक नीचे की तरफ फोर्स था वो भी कितना? f, और ऊपर की तरफ जो फोर्स आया वो भी कितना? f। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स जो होगा f नेट ऑन जो c आएगा विच इज 0। ये हमारा आंसर है। इसके सेंट्रॉइड पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा अगर यहां पर क्यू रखा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों चार्जेस एपेक्स पे या कॉर्नर पे जो रखे हैं वो सेम है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, ये बात है ना। मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके एक एक बेसिक चीज बता दी है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। आप इसको, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है और आप वापस सीखना चाहते हैं, एक बार और देख लेना, तो ऑटोमेटिक समझ में आता है ये। ठीक है ना। कभी कोई एक बार ऐसे अगर डाउट आ जाए छोटा मोटा, तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से कोशिश करके समझने की करना कि क्या लिखा था और क्यों लिखा था, ठीक है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे तो वो सिमिलर दिखाई देगा पिछले वाले क्वेश्चन से, बिल्कुल सिमिलर, पर वहां पर हमें फोर्स पूछा गया था और यहां पर हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर हमें क्या पूछा गया था? फोर्स। वहां पर हमें पूछा गया था फोर्स, यहां पर हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू, ठीक है क्या। तो अगर मैं यहां से Q की वैल्यू 1 कूलम रख दूं, कितना रख दूं? 1 कूलम, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या हो जाते हैं? सेम, ठीक। और +1 कूलम रख देता हूं, कितना रख देता हूं? +1 कूलम। +1 कूलम रख दूंगा तो दोनों की क्या डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है ये तो, अगर +1 कूलम रखोगे तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। याद करो, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है डायरेक्शन वाला, ठीक। तो कोई मुझसे पूछे कि अगर C पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है C पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं C पर यहाँ क्या रख देता हूँ? +1 कूलम रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? +1 कूलम। +1 कूलम जैसे ही आप यहाँ रखेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे +1 कूलम, तो इसके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा? फोर्स। कैसा फोर्स? वही जो अभी हमने Q पर निकाला। अभी आपने Q पर फोर्स निकाला था पूरा डिटेल करके। तो जैसे कि वहां पर Q पर फोर्स 0 आता था, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0। तो मैं बोलूंगा एज एट पॉइंट C we place a positive 1 coulomb charge. The value for electric field, the value of E is same as, किसके जैसी हो गई? F जैसी। So from previous question आप उसको पूरा सॉल्व करें ऐसे ही, जहां पर आपने कैपिटल क्यू लिया था ना, कैपिटल क्यू लिया था, उसकी जगह आपने क्या प्लेस कर दिया है? +1 कूलम। ऐसे +1 कूलम प्लेस करो, वैल्यू निकालोगे तो आएगा आंसर। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन we can say the electric field at C is 0. Answer is 0. इस पर भी आंसर 0 आ जाएगा। सेंट्रॉइड पर आंसर कितना आ जाएगा? 0। इस
दोनों क्वेश्चन से जो आपने आउटकम निकाले वो बहुत ज़्यादा आउटकम है। जैसे आपने पहले डिस्टेंस निकाल कर देखा, ये जो डिस्टेंस आ रही है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। किसके लिए है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, ये जो आता है किसके लिए आता है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आता है। ठीक, और फिर उसके बाद आपने सारी चीज़ें निकाली कि आपका अगर फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स को हमने अलग से रिप्रेजेंट किया। देन हमने लेमिस थ्योरम भी पढ़ी, फोर्स की वैल्यू कितनी है, लेकिन सारे फोर्सेस बराबर है, वैल्यू का मतलब ही नहीं है, सारे फोर्सेस बराबर। मैंने आपको इसको रिजॉल्व करके भी बता दिया, तब भी आंसर कितना आया? 0। इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला, ये आपका एनसीईआरटी का है और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करें जैसे मैंने अभी करवाया आपको। इसमें जो जो लिखा है वो यूज़ कर लो। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमें बोला गया है कि 2 point charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 is of magnitude 10 raised to the power minus 8. 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power 8. Minus 10 raised to the power minus 8 coulomb. ठीक है, are respectively are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric field at A, B and C in figure. ठीक है, A point ये रहा, ठीक, B point ये रहा और C point रहा ये। मैं आप लोगों को ये आप लोगों की जवाबदारी पे छोड़ रहा हूँ। ये आपका क्या है? होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence। एक तो पहली बात, क्वेश्चन से कभी कभार कुछ कुछ आउटकम निकाल लिया करो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी हमें कुछ कुछ समझाते जाता है कि दोनों की दोनों डिपेंड करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। किस पर? इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द मासेस रिस्पेक्टिवली। ठीक हो, पहला पूछ रहा है compare the strength of two forces by determining the ratio of their magnitudes। पहले उसने रेशियो निकालने को बोला। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स, फिर ये बोल रहा है। तो ध्यान से समझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो वो बोलना चाह रहा है कि एक आपके पास होता है मैग्नेटिक या कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक या फिर कूलम फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एक होता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लिखते हो G M1 M2 बाय R स्क्वायर। दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पॉइंट मासेस के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप इन दोनों को कंपेयर करके बताइए। किस बेसिस पे कंपेयर करना है? तो उनका रेशियो निकालना है मैग्नीट्यूड का। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो फोर्स, एक सेकेंड है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यही चीज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो बन जाएगी F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो फिलहाल में डिस्टेंस हमें कुछ नहीं दी गई है, तो हम इसको R स्क्वायर ही रहने देते हैं। देन हम अगर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फंडा लिखें यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 11 इंटू, अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31। और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो अगेन डिस्टेंस इज R स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया और ये नीचे वाला आ गया हमारा कौन सा? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको रेशो डिटरमाइन द रेशो है ना, रेशो निकालना है इन दोनों का। तो रेशो निकालना होगा तो आप किसी एक को किसी एक से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ
एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी। ठीक, कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना, कुछ वैल्यू उसकी आ जाएगी। ये कब आया? जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए थे। क्या लिए थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मान लीजिए मैं दोनों जगह प्रोटॉन ले लेता, क्या ले लेता? इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, ठीक है, जो भी होगा इसका आंसर हम लिख लेंगे यहां पर। फॉर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि फॉर बोथ प्रोटॉन्स, बोथ आर प्रोटॉन्स। ठीक, तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी कितना आएगा? तो K इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशन लिखना हो तो ग्रेविटेशन भी इजी है। 1, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल G, वैल्यू आपको मालूम ही, आप रख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि दोनों आपके पास क्या दिए हैं इस बार? दोनों आपके पास इस बार प्रोटॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और फिर इस केस में आप फिर से क्या निकालेंगे? एफ ई बाई एफ जी। ठीक, वैल्यूज आपको सारी पता है। ये अगेन मैं थोड़ी देर में आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये तो हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछा उसने बी में? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट है, मास वगैरह दिया हुआ है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं फ्रॉम एक्सेलरेशन निकालना है बी। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। इसका सेकेंड लॉ क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोशन में? F इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मुझे F मिल जाए, डिवाइड बाई में m कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई मास इक्वल्स टू A। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है? तो वो लगता है Q इंटू ई। कितना लगता है? Q इंटू ई। क्या हमें E दिया हुआ है? नहीं दिया। ये रहे फोर्स, फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी यहाँ से, है ना, इफेक्टिव जो होगा वो फोर्स की वैल्यू आएगी। तो उस तरीके से आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। सॉल्व फर्दर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, और आंसर कहाँ करना है आपको? आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये बात सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इनको सबको सॉल्व करके बताइए, तभी आप ही सीखेंगे। ये मुझे कुछ नहीं करना, आप वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रॉन fall through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10⁴ Newton per coulomb. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Take the situation of free fall under gravity. ठीक है, तो भाई साहब एक तो वो गिर रहा है, mg है ना, गिर रहा है ना। तो चलो सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया है। पहले केस है फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन। एक मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक, और एक डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अच्छा मुझे बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर गिरेगा? नीचे की तरफ। किससे? mg से। इसका कुछ भी जो भी m होगा उससे नीचे गिरेगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाना पड़ेगा या ऊपर? तो आप मुझे सिंपली बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाना पड़ेगा या ऊपर। तो आप वैसे भी बोल देंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा,
क्यों ऊपर की तरफ लगेगा? क्योंकि ऊपर की तरफ लगेगा तभी तो उस पर जो नेट फोर्स है वो किधर आएगा? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं लगाया तो जो उसका उस पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कैसा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगने लग जाएगा? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? डाउनवर्ड। हमने बना तो दिया बड़ी जल्दी में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आई। क्यों डाउनवर्ड आई अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इधर डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू ई इंटू ई। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। बट मुझे पता है कि बैलेंस तो तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। अभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से पता है क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू F जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और F जो है मेरा ग्रेविटी वाला फोर्स है ना। और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लिख दूँ, है ना, इन दोनों का मैं क्या लिख दूँ? डिफरेंस। तो मैं लिख दूँ F ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये जो है ये ग्रेविटी वाला है। ठीक, F इलेक्ट्रिक कि नीचे की तरफ आ रहा है वो या ऊपर जा रहा, कहीं भी जा रहा, तो एक अपन लिख सकते हैं कि दोनों में से कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आ रहा होगा और उसी की वजह से ये Ma बना। क्या बना? Ma। और किसका? इलेक्ट्रॉन का। कैसे लिखा है? देखो ऊपर जा रहा मान लो 5 न्यूटन से, कितने से? 5 न्यूटन, और नीचे आ रहा 4 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऊपर ले जाएगा और उसी के बराबर में Ma हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? E इंटू ई। ये कितना हो जाएगा? mg। ये कितना हो जाएगा? m इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 और इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो दी है 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? तो वो होती है 10 और इक्वल्स टू 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 माइनस का इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर यही क्वेश्चन मेरा प्रोटॉन के साथ में आ जाए, किसके साथ में आ जाए? प्रोटॉन के साथ में, तो प्रोटॉन के साथ में आएगा तो प्रोटॉन ऊपर जाएगा। प्रोटॉन को मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी। इतना समझ में आता है सभी को? चलिए अब मुझे निकालना क्या था? टाइम। मुझे क्या निकालना था? टाइम। और फ्री फॉल कंडीशन हो रही है, तो बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर गिर रहा है? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर गिर रहा है? नीचे। ये समझ लीजिए इसका ये mg है। ये क्या है? इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। अभी ये इसका mg है, या ऊपर जहाँ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ v बराबर u प्लस क्या होता है? at। ठीक, एक ये इक्वेशन होती है। और ये नहीं लगाओ तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई होती है s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी बोला गया है कि उसको 1.5 सेंटीमीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा। s दिया हुआ है इनिशियल फ्री फॉल। अब देखो s कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है 0.015 मीटर। हमें क्या दिया हुआ है? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। t हमें फाइंड आउट करना है और a जो है हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है ae। ये रहा ae, जो भी वैल्यू आएगी ae की। ठीक, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास t आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को गिरने का टाइम। किसको गिरने का टाइम है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन का आ सकता है तो भाई साहब प्रोटॉन के लिए भी कर लेते हैं। प्रोटॉन ने हमारा क्या बिगाड़ा है? प्रोटॉन को भी देख लेते हैं। ठीक, प्रोटॉन को समझना। ये रहा एक प्रोटॉन, ये रहा आपका एक प्रोटॉन है। ठीक, इस प्रोटॉन को अगर देखो तो इसके ऊपर mg किधर लगेगा? इस पर mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी नीचे आती। प्रोटॉन को मुझे ऊपर ले जाना है तो मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। किधर की तरफ लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? ताकि हमारा जो डायरेक्शन आए वो इस पे जो फोर्स जो लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगे, वो किस डायरेक्शन में लग जाए? अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे कि इस पे जो एक फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज क्यू इंटू, या हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ऐसा ही होगा, है ना। और फिर आप यहाँ से फिर से क्या लिख लोगे, वही पूरी रामायण कि आपका एफ ई जो है विच इज़ मोर एंड एफ जी जो है लेस इज इक्वल्स टू एम ऑफ ए ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, फिर आप लगा देना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से लिख देना प्रोटॉन इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से आप मुझे टी का टाइम निकाल के बताइए प्रोटॉन का कितना आया। आप इसको सॉल्व करेंगे तभी मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको वापस करूँगा कि आपने आंसर क्या निकाला है बताइए। अगर थोड़ा बहुत कोई एरर मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको एनसीईआरटी से उठाकर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q, Q, -Q are respectively placed at the vertices ABCD of a square. The length of the square is A. Calculate the intensity of resultant electric field at the center. चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि हमें एक स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर की जो है सभी साइड्स भी हमें दी गई है। कितनी है सभी साइड्स? A साइड्स हैं इसकी। A ये है, ये भी A है, सभी A है। और इनके चारों कोनों पर कुछ न कुछ चार्जेस रखा हुआ, जैसे यहाँ प्लस Q, यहाँ प्लस Q, तो यहाँ माइनस Q और यहाँ पर माइनस Q। और हमें वो बोल रहा है कि भाई साहब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सब ABCD पे रखे हैं। मतलब ये हो गया आपका A, ये आपका हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। और हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इसका सेंटर कहाँ जाएगा? इसका सेंटर जाएगा, ठीक, ये रहा इसका सेंटर। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होती है वहां पर +1 कूलम रख दो। क्या रख दो? +1 कूलम। तो यहां निकालना है तो यहां रख दिया अपन ने +1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां निकालना है वहां +1 कूलम रखो और फोर्स का फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर आ जाता है। देखो अब क्या करोगे आप? अब आप निकालोगे कि डायरेक्शन क्या है। तो भाई साहब प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं। अगर मान लो कि, अगर मान क्या लो, देखो ध्यान से आगे चल के कि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे प्लस है, ये +1 कूलम, और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। ओ पर मैं बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। ओ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा एक ये और एक ये, और ओ पर ही एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर और इधर ही। इनकी वैल्यूज़ अगर आप चाहें लिखना तो लिखिए। जैसे हमने ये मान लिया किसी को, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये पॉइंट ओ है, ड्यू टू मान लीजिए डी हो रहा है, तो कितना आएगा? KQ बाई डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये A है तो इस डायगोनल का हाफ कितना होता है? डायगोनल का हाफ होता है A/√2। कितना होता है? A/√2, ये वाली लेंथ जो है, ठीक, A√2 टोटल होती है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो A/√2 आएगा, और A/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A/√2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा KQ × 2 ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा A²। वैसे ही अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? तो ये हमने लिखा था O और D के लिए, इधर O और C के लिए लिखना पड़ेगा ना। OD कहाँ से आ जाएगा? ये OC था, ये क्या था? OC। और अब हम लिखने जा रहे हैं EOD की वजह से। OD की वजह से अगर देखोगे, O और D की वजह से अगर आप देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? फिर से इतनी ही, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या है? सिमिलर है। ठीक, अब ये तो हो गया आपका। अब उसके बाद हमारे जो रिपल्सिव वाले नेचर के बच्चे B और A की वजह से, तो इधर किसकी वजह से आएगा? तो ये आएगा E ऑन ड्यू टू B।
EO ड्यू टू B। वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर फिर से 2KQ बाई ए स्क्वायर, और यहाँ कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा EOB या ए हो जाएगा, ठीक। तो वो भी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर एंगल कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, सभी को पता होगा। इन दोनों का सम करोगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा O पॉइंट है, O पॉइंट जो है मेरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर कितना आया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ रहा है वो आ रहा है 4KQ बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4KQ बाई ए स्क्वायर। और इनको सबको निकालने के बाद मैं यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, और रिजल्टेंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एंगल उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है आपका ई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे E1 का स्क्वायर, ये मैंने कल परसों बताया था आपको क्लास में, E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 इंटू कॉस थीटा, और अगर 90 डिग्री है तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री। तो मेरा आंसर यहाँ से आएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बनता है रूट ओवर ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर विच इज़ ई इंटू रूट टू। और अगर मैं रिजल्टेंट की बात कर लूँ यहीं पर, कहाँ पर, मतलब O पर, तो ये हो जाएगा E की वैल्यू मेरी कितनी थी, तो E की वैल्यू मेरी थी 4, कितनी 4KQ बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे ना करना चाहें, अगर आपका मन ऐसे करने का नहीं है, तो आप इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको रिजॉल्व कर लें, क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें। देखो ये 45 डिग्री होगा, कितना 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये 45, तो ये बन जाएगा ई कॉस 45, और इसका बन जाएगा इधर ई साइन 45, इस वाले ई का इधर बन जाएगा ई कॉस 45, तो इधर बन जाएगा ई साइन 45, और अगर ये साइन 45 देखें तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये टोटल मिलाकर बन जाएगा 2e कॉस 45, और अगर हम इसको भी देखें तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ e की वैल्यू कितनी है, तो 4 इंटू KQ बाई ए स्क्वायर, और कॉस 45 कितना होता है, तो इट इज़ 1 बाई रूट 2, ठीक। तो रूट 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट 2, और अब इसका आंसर जो अगर फाइनल निकालें हम लोग ई नेट, अगर हम ई नेट की बात करें तो ई नेट जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 रूट 2 KQ बाय कितना ए स्क्वायर, ठीक। यही तो वो फाइनल आंसर है जो हमने पहले भी इधर भी लिखा है, ई नेट कहाँ पर, ओ पर, ठीक। तो दोनों तरीके हैं, ये मेथड 1, ये मेथड 2। मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो है हमारा एक अलग मेथड थी। मेथड 2, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी लेकिन हाँ फिर भी आप निकाल सकते हैं, इसको आप बोल दीजिए मेथड 1। दोनों बात एक ही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पढ़िए, क्या निकाला है हमने, कैसे निकाला है, एक बार देखिए अच्छे से। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि वो कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन मैंने की नहीं है, अगर कहीं कैलकुलेशन में एरर हो तो वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।